हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कोरिलेशंस के बारे में जानेंगे और उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पे बात है, सबसे पहली बात ये है, व्हाट इज कोरिलेशन, यानी कोरिलेशन क्या है, कोरिलेशन से आप क्या समझते हो। पहला प्रश्न नहीं आता है। तो अगर हम कोरिलेशन को डिफाइन करें तो कह सकते हैं कोरिलेशन इज ए टर्म दैट इज अ मेजर of the strength of a linear relationship between two quantitative variables. Example height, weight. ठीक है, अगर हिंदी में इसको समझे तो क्या कह सकते हैं, सहसंबंध एक ऐसा शब्द है या कह सकते हैं एक सांख्यिकी की एक ऐसी विधि है जो दो मात्रात्मक चरों के बीच संबंध की शक्ति का माप करता है। यहाँ तो बेटा दो तीन वर्ड आ रहा है। पहला वर्ड आ रहा है चर, वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स वो हैं जो कंटिन्यूअस चेंज होते हैं। ठीक है, वे सारे नंबर जो लगातार चेंज होते हैं उन्हें वेरिएबल्स का। जैसे अभी अपनी क्लास में आप जितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनकी अगर हाइट और वेट में अगर आप कोरिलेशन निकालना चाहो तो हाइट और वेट वेरिएबल्स हो जाएंगे। क्यों वेरिएबल्स हो जाएंगे? क्योंकि हर स्टूडेंट की हाइट अलग होगी और हर स्टूडेंट का वजन भी अलग होगा। तो वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? जिसमें चेंज आता है, जो जिसमें परिवर्तन होता है उसको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल की डिटेल हम कभी अगले क्लास में देख लेंगे, लेकिन अभी यहाँ से कितना समझ लें, चर या वेरिएबल का मतलब होता है चेंज। एक छोटा सा एग्जांपल और हम ले लें। जैसे मान लो किसी क्लास में बच्चों के साइंस और मैथमेटिक्स के मार्क्स अगर हम अलग अलग कर लें तो मार्क्स को भी वेरिएबल कहेंगे, क्योंकि हर बच्चे के नंबर पर्टिकुलर अपने सब्जेक्ट में अलग अलग आएंगे। गणित में उनका नंबर अलग होगा, विज्ञान में उनका नंबर अलग होगा, तो उसको भी हम वेरिएबल ही कहेंगे। तो कोरिलेशन क्या करता है? कोरिलेशन ये बताने की का प्रयास करता है कि इन दोनों के नंबर में संबंध कैसा है या रिलेशनशिप कैसा है। अगर किसी बच्चे के मैथमेटिक्स का ट्रेंड आपको मालूम चल गया, मैथमेटिक्स सारे बच्चे मान लो 50 और 30 के बीच में मार्क्स पा रहे हैं, लेकिन अगर साइंस से मान लो 25 और 30 के बीच में मार्क्स पा रहे हैं, इन मार्क्स के बीच में, इन नंबरों के बीच में या इन चरों के बीच में क्या संबंध है, इस संबंध को कैलकुलेट करना या ज्ञात करने की जो विधि है, उसी विधि को हम क्या बोलते हैं? कोरिलेशन या सहसंबंध कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इसकी विशेषताओं की बात करें, तो हम देखेंगे कि सहसंबंध एक्चुअल होता क्या है। तो सहसंबंध नाम से देख रहे हो, को प्लस रिलेशन, यानी सहसंबंध यानी एक ऐसा रिलेशन जो एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में हो, एक दूसरे के सापेक्ष हो, एक दूसरे के साथ चलने वाला हो, ऐसे संबंध को हम सहसंबंध कहते हैं। ठीक है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? कोरिलेशन इज अ लीनियर एसोसिएशन बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल्स, यानी किसी दो परस्पर चरों के बीच का जो संबंध है, उसी संबंध को हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कोरिलेशन। ये पहली विशेषता इसकी हो गई, यानी दो चरों के बीच में संबंध होता है। दूसरी विशेषता इसकी क्या हो गई? सहसंबंध विश्लेषण हमें दिखाता है कि दो चर के बीच संबंध की प्रकृति और शक्ति दोनों को कैसे निर्धारित किया जाए। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लें तो क्या कह रहा है इंग्लिश में? कोरिलेशन एनालिसिस shows how to determine both the nature and strength of relationship between two variables। यानी कोरिलेशन क्या बताने का प्रयास करता है? ये बताने का प्रयास करता है कि दोनों में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, सकारात्मक प्रकृति है या नकारात्मक प्रकृति। आपके क्लास में भी कई स्टूडेंट से आपके बड़े अच्छे फ्रेंडशिप होते हैं, उनको आप टिफिन, चॉकलेट सब शेयर करते हो, उनको घर भी ले जाते हो। लेकिन कुछ ऐसे भी आपके साथी होंगे जिनको आप देखना नहीं पसंद करते, साथ घूमना पसंद नहीं करते। ये दोनों तरह के संबंध है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। इन दोनों संबंधों के बारे में ये बताने का प्रयास करता है सहसंबंध की कैसी प्रकृति है
और उसका अप्रोच कैसा है, मतलब कितना गहरी दोस्ती है या कितना गहरा संबंध है, ये दोनों बात बताता है। क्या क्या बताया, उसकी प्रकृति, वो धनात्मक है या ऋणात्मक है, और क्या बताता है, उसकी शक्ति, उसका पावर या उसके अप्रोच को बताने की कोशिश करता है, उसकी स्ट्रेंथ बताने की कोशिश करता है कि कितना ज्यादा या कितना कम सकारात्मक या नकारात्मक। ठीक है। दूसरी चीज, तीसरी तीसरी इसमें क्या है, करेक्ट, इसकी विशेषता क्या है, व्हेन वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट ऑन टाइम कोरिलेशन इज अप्लाइड। यानी कोरिलेशन हम कब कर सकते हैं, जब दोनों रिलेशनशिप एक ही समय पर निर्धारित हो। यानी कहने का मतलब ऐसा ना हो कि आप एक दोस्त 10th वाला देख रहे हैं, दूसरा दोस्त सोच रहे क्लास 9th वाला दोस्त के बीच में रिलेशनशिप निकालो। यानी एक ही समय में दोनों के बीच में संबंधों की बात ही कोरिलेशन कर सकता है। ऐसा नहीं कि एक मतलब समय के सापेक्ष जो रिलेशन है, यानी समय के परिप्रेक्ष्य में उसके साथ साथ में ही हम सहसंबंध निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते। ठीक है। यानी अगर हम किसी बच्चे के हाफ ईयरली के मार्कशीट में अगर हम मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडी या हिंदी के बीच में रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, कोरिलेशन निकाल रहे हैं, तभी हम निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि एक का नंबर हमने ले लिया एनुअल वाला, एक का नंबर ले लिया हमने हाफ ईयरली वाला। ऐसे में हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, सहसंबंध ऐसे में काम नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी समय एक ही होना चाहिए दोनों रिलेशंस को जब हम कंपेयर करें। अगर हिंदी का मार्क्स हाफ ईयरली का है, अगर ऐसे 1 का है, तो इंग्लिश का मार्क्स भी ऐसे 1 का ही होना चाहिए, तभी उनमें कोरिलेट हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ऐसे 1 का हो दूसरा ऐसे 2 का हो, तो उसमें कोरिलेशन नहीं निकाल सकते। ठीक है। जो अगली विशेषता है, कोरिलेशन लाइज बिटवीन +1 to -1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कोरिलेशन का हमेशा जो उत्तर होगा वो धन 1 से ऋण 1 के बीच में आएगा। ठीक है। अगर +1 से ज्यादा कभी आपका आंसर आ जाता है या -1 से आंसर कम आ, जैसे मान लो अगर आपका आंसर कोरिलेशन कहा गया +1.25, मीन्स आपका कोरिलेशन गलत है, क्योंकि जो इसका रेंज है, जो इसकी अधिकतम सीमा है, वह धन 1 से ऋण 1 के बीच में ही है। यानी कोरिलेशन के उसके न्यूमेरिकल कभी भी सॉल्व करोगे, आंसर हमेशा +1 या उससे कम, -1 या उससे ज्यादा ही आएगा। ठीक है। तो वही इसके बीच में ही हमेशा उसका आंसर आता है। ठीक है। इसका मतलब क्या है, +1 का मतलब है दोस्ती पूरी पूरी पक्की है। +1 का मतलब जब हम जो कोरिलेट कर रहे हैं वो कोरिलेशन कैसा है, 100% कोरिलेशन है, यानी पॉजिटिव फ्री जो सेंस है वो 100%। -1 क्या बतलाता है, दुश्मनी पूरी पक्की है, यानी 100% दुश्मन, ये बताता है 100% दोस्त। -1 का मतलब होता है पूरा पूरा 100% निगेटिव रिलेशन है, और +1 बताता है 100% पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, ये इसका रेंज हो गया। ठीक है। अब तो -1 और +1 के बीच में एक आंसर 0 भी आएगा, क्योंकि आप जान रहे हो, कभी आप नंबर लाइन को ध्यान से देखो तो 0 के राइट साइड में +1 तक जाते हैं नंबर, और लेफ्ट साइड में -1 तक जाता है, बीच में 0 भी आता है। अगर मान लो किसी कोरिलेशन का आंसर 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, कोई नो कोरिलेशन, मतलब इनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है, इनके बीच में कोई संबंध नहीं है। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी स्क्रीन पे आपको शो भी हो रहा है, अ जीरो कोरिलेशन इंडिकेट्स दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। ठीक है। अगर आंसर 0 आ गया, इसका मतलब इनके बीच में कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है। अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया, +1 संबंध क्या बताता है, ये बताता है कि इनके बीच का जो संबंध है वो सकारात्मक है, और -1 क्या बताता है, इनके जो बीच का संबंध है वो नकारात्मक। ठीक है। A correlation of +1 indicates a perfect positive correlation, and -1 indicates a perfect negative correlation. ठीक है। अब मैंने कुछ देर पहले बताया रेंज ऑफ कोरिलेशन, इनका रेंज कैसा है, कोरिलेशन का आंसर हमेशा -1 to 0, 0 to +1 आएगा। -1 माने नकारात्मक सहसंबंध, 0 का मतलब
सकारात्मक सहसंबंध और +1 का मतलब है -1 का मतलब है नकारात्मक सहसंबंध, 0 का मतलब है कोई में कोई संबंध नहीं है, और +1 का मतलब है इनके बीच में सकारात्मक सहसंबंध है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। सहसंबंध के कितने प्रकार हो सकते हैं? तो सहसंबंध को 3 तरीके से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे मार्क किया है टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। यानी हम कह सकते हैं कि सहसंबंध के 3 प्रकार हो सकते हैं। अब बात करेंगे पहले प्रकार। तो पहले टाइप में भी इसके 3 टाइप हैं। आपके लेवल पे अगर कोई पूछे कि सहसंबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कह सकते हो पॉजिटिव, निगेटिव एंड परफेक्ट और जीरो। ठीक है, तो टाइप 1 में हम कैटेगराइज कैसे करते हैं? हम कैटेगराइज करते हैं पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो एंड परफेक्ट। पॉजिटिव का मतलब होता है कोरिलेशन का जो आंसर है वो 0 टू प्लस 0.99 के आसपास, उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। निगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या हो गया? 0 टू माइनस 0.99। अगर आंसर ये आता है तो हम कहेंगे निगेटिव कोरिलेशन। अगर आंसर 0 आता है किसी कोरिलेशन का, तो हम कहेंगे ये नो कोरिलेशन या शून्य सहसंबंध भी कह सकते हैं। ठीक है, या इसको हम नल कोरिलेशन भी कह सकते हैं। क्या हो गया यहाँ पे? पॉजिटिव कोरिलेशन, निगेटिव कोरिलेशन एंड नल कोरिलेशन। सकारात्मक सहसंबंध, नकारात्मक सहसंबंध और शून्य सहसंबंध। और जो फोर्थ कैटेगरी है परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन का मतलब हुआ कोरिलेशन का आंसर 1 आ जाए। ये 1 मे बी प्लस एंड मे बी माइनस दोनों आ सकता है, यानी धनात्मक 1 भी हो सकता है और ऋणात्मक 1 भी हो सकता है। तो 4 कैटेगरी में हम टाइप 1 में कोरिलेशन को डिवाइड करते हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव, नो एंड परफेक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 में हम कोरिलेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं: लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब रेखीय सहसंबंध या अरेखीय सहसंबंध। तो लीनियर का मतलब क्या हो गया? रैखिक सहसंबंध। और नॉन लीनियर का मतलब हो गया अरैखिक सहसंबंध। रैखिक सहसंबंध का मतलब क्या हुआ? अगर हम कोरिलेशन के दोनों वेरिएबल्स या जो दो हम नंबर लेके कोरिलेशन कैलकुलेट करते, जैसे मैंने कुछ देर पहले ही बताया था, क्लास 10th के बच्चों के हिंदी और इंग्लिश का अगर हमने मार्क्स ले लिया तो वे 2 वेरिएबल कहलाएंगे, है ना? तो लीनियर का मतलब क्या हुआ? लीनियर का मतलब हुआ अगर उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में अगर हम कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, अगर नॉन लीनियर होगा तो क्या होगा? जब सी ग्राफ प्लॉट करेंगे, जब ग्राफ खींचेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। अब देखो इस जो पिक्चर दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, इस पिक्चर में हमने ग्राफ दिखाया है। देखो फर्स्ट ग्राफ क्या बताता है? ये पॉजिटिव कोरिलेशन को बताता है, क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन तो मिल रही है लेकिन स्ट्रेट लाइन इसमें 0 से आगे की ओर जा रही है, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, अगर रिलेशनशिप नहीं होगा तो कोई लाइन नहीं मिलेगी, ना तो सीधी और ना तो टेढ़ी लाइन, इसे हम बोलेंगे जीरो कोरिलेशन। ठीक है, और अगर ग्राफ प्लॉट पहले मैक्सिमम फिर धीरे 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 घटते हुए एक्स एक्सिस तरफ अगर ऐसे ऐसे आए तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। अब जो देख लो, पॉजिटिव कोरिलेशन में भी स्ट्रेट लाइन मिल रही है और नेगेटिव कोरिलेशन में भी स्ट्रेट लाइन मिल रही है, दोनों रैखिक सहसंबंध है, लेकिन ये धनात्मक है एक और दूसरा ऋणात्मक। ठीक है, फिर नीचे जो फोर्थ ग्राफ है, फोर्थ ग्राफ में भी देखो एक स्ट्रेट लाइन तो मिल रही है लेकिन थोड़ी सी रैंडम करके हुए है। इसका मतलब ये रिलेशन, ये कोरिलेशन अरैखिक कोरिलेशन में चला जाएगा। तो आप देख लो, तो नीचे के दोनों पिक्चर अरैखिक कोरिलेशन को बता रहे हैं, ऊपर के दोनों कॉर्नर के पिक्चर्स ग्राफ क्या बता रहे हैं? रेखिक कोरिलेशन को बता रहे हैं।
और जो सेंटर का ये ग्राफ है ये नल कोरिलेशन या जीरो कोरिलेशन को बता रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप 3 कोरिलेशन। टाइप 3 में हम कोरिलेशन को फिर हम तीन तरह से बांट सकते हैं, सिंपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन और पार्शियल कोरिलेशन। इसकी डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी या हर क्लास के वीडियोस में मिलेगी इसमें। अब लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंडिकेट में कर दे रहा हूँ। सिंपल का मतलब होता है नॉर्मल, कोई दो वेरिएबल्स है, दोनों आपस एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। मल्टीपल कोरिलेशन में क्या होता है? मल्टीपल कोरिलेशन में होता है कि किसी एक वेरिएबल पे एक से अधिक वेरिएबल डिपेंडेंट, यानी उनसे संबंध बनाते हो, जिसको हम मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं। पार्शियल कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? पार्शियल कोरिलेशन का मतलब होता है कि किसी एक वेरिएबल पे दूसरे ग्रुप के का कम से कम एक वेरिएबल जरूर उससे रिलेटेड हो, जिसको हम पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं इसको साधारण सहसंबंध, बहु सहसंबंध और आंशिक सहसंबंध के नाम से हम इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने डिफिनीशन देखी, हम लोगों ने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी और हम लोगों ने उसके टाइप्स देखे। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। ठीक है, अब अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी आ रही है तो आप हमसे यहाँ पे पूछ सकते हो। प्रणीत पूछो, क्या पूछना है? जी सर, नमस्कार सर। हाँ, केवल क्वेश्चन करो बेटा, क्वेश्चन पूछो, क्या पूछना है? सर, जो अभी हम लोगों ने ग्राफ देखा था उसमें जो नीचे वाले दोनों ग्राफ थे उसमें से एक लीनियर और दूसरा नॉन लीनियर का था, कि दोनों नॉन लीनियर के थे? नहीं, एक्चुअली इसमें जो देखो, इसमें चक्कर ये है कि लीनियर एक्चुअली 100% स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है। 0.8 में जो जी सर। देखो कोरिलेशन 0.8 है, ये 100% लीनियर नहीं है। ठीक है, जी तो सर। इसको हम जो है पॉजिटिव और लीनियर बोले? अरैखिक संबंध कह सकते हो। ये आंशिक रूप से अरैखिक है, पूर्ण अरैखिक नहीं है। पूर्ण रैखिक संबंध ऊपर के दोनों हैं। ठीक है, जी सर। तो सर, ये जो जीरो वाला बात है, जो ऊपर वाले लाइन में जो जीरो का ग्राफ दिखा हुआ है, वो तो नॉन लीनियर में आ जाएगा? हाँ हाँ, वो नहीं, वो सहसंबंध है ही नहीं है, तो नॉन लीनियर होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। नो कोरिलेशन। कोरिलेशन की वैल्यू जी अगर सर। जीरो आ रही है तो वो कोरिलेशन है ही नहीं है वहां जी सर, लास्ट बात सर, कि अगर दो वेरिएबल्स हैं तो उनके बीच में कैसे हम लोग सहसंबंध स्थापित करेंगे? पे। अभी करेंगे ना, अभी आगे आगे आप देखते रहिए, जितना पढ़ाया गया उतने पे क्वेश्चन करिए अभी। ठीक है, अभी आगे धन्यवाद की सर। क्लास में आप उसको जानेंगे कैसे सहसंबंध निकाला जाए। चलिए ठीक है, तब हम लोग देख लेते हैं कि सहसंबंध कैसे निकाले सर एक जाते बार हैं। टाइप 3 भी बता दो। टाइप्स में बेटा तीन सहसंबंध मैंने बताया। टोटल टाइप्स को हम तीन तरह से यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं, इसको फिर से आप देख लो। जो फर्स्ट टाइप मैंने बताया, फर्स्ट टाइप में हमने इसको 4 सब टाइप में डिवाइड किए। पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, नल कोरिलेशन और नो कोरिलेशन एंड परफेक्ट कोरिलेशन। ठीक है, सकारात्मक सहसंबंध, नकारात्मक सहसंबंध और शून्य सहसंबंध और कंप्लीट या परफेक्ट सहसंबंध कह सकते हैं या पूर्ण सहसंबंध कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमने इसको दो पार्ट डिवाइड किया। फिर टाइप 2 में फिर हमने इसको दो सब कैटेगरी में डिवाइड किया, लीनियर एंड नॉन लीनियर में। जो सहसंबंध एक सीधी रेखा में या एक साथ घटेगा या बढ़ेगा वो लीनियर है, और जो कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, जिगजैग उसका ग्राफ आएगा, वो नॉन लीनियर में चला जाएगा। ठीक है, और थर्ड टाइप में हमने फिर इसको तीन सब कैटेगरी में डिवाइड किया, सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल। सिंपल मीन्स साधारण सहसंबंध जिनमें कोई दो वेरिएबल्स आपस में कोरिलेट करते हैं। मल्टीपल में क्या होता है, किसी एक वेरिएबल से एक से अधिक वेरिएबल अगर आपस में कोरिलेट कर जाए उसको मल्टीपल कहते हैं। और पार्शियल रिलेशनशिप में होता क्या है कि किसी एक वेरिएबल से दूसरे ग्रुप का कम से कम एक वेरिएबल अगर आपस में कनेक्ट हो रहा है, आपस में कोरिलेट कर रहा है, तो उसको पार्शियल या आंशिक सहसंबंध कहते हैं। जो ये मल्टीपल और पार्शियल है, ये आगे की क्लासेस में पढ़ाए जाएंगे। अभी आपके कोर्स में केवल सिंपल ही है, तो अभी हम केवल सिंपल कोरिलेशन की यहाँ बात करेंगे। ठीक है,
अब सिंपल कोरिलेशन बेटा हम लोगों यहाँ पे दो मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। मेथड तो ढेर सारे हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे दो मेथड हम यहाँ पे यूज करना है। एक है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट रिलेशनशिप रिलेशन ऑफ मेथड, और दूसरा है स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस कोरिलेशन मेथड। ये दो मेथड है, स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड और सेकंड है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन मेथड। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन कैसे निकाला जाता है। तो कोरिलेशन सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन की कुछ बात कर लें। तो जो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है, या यहाँ जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन को हम रो से हम इंडिकेट करते हैं। यानी एक सिंबल है रो, रो का सिंबल आप सभी लोग जानते होंगे। रो के सिंबल से हम स्पीयरमैन्स के कोरिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रख लो यहाँ पे कि जो भी फार्मूला बनेगा वो फार्मूला रो से शुरू होगा। यहाँ पे आपको रो कैलकुलेट करना, ठीक है। अगर हम अब फार्मूला अगर हम देख लें यहाँ पे, तो फार्मूला है यहाँ पे रो इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस 1। बहुत सिंपल फार्मूला है, इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए। यहाँ पे फार्मूला क्या है, फार्मूला है रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस 1, वेयर डी इज इक्वल टू क्या है, डी इज मीन्स होता है रैंक का अंतर। R1 माइनस R2 का जो डिफरेंस है वो D है यहाँ पे। और n क्या है, n स्टूडेंट्स की संख्या है कि कितने स्टूडेंट्स के बीच में आप कोरिलेशन निकाल रहे हो, इसको हम n कहते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, यहाँ पे है द स्कोर ऑफ 9 स्टूडेंट इन हिस्ट्री एंड अलजेब्रा आर फॉलोज। ठीक है, स्टूडेंट्स के हिस्ट्री और अलजेब्रा के मार्क्स नीचे दिए हुए हैं, आप देख लो। पहले स्टूडेंट्स के मार्क्स 25, 23, 47, 17, 10, 43, 9, 6, 28, और अलजेब्रा में कितना मार्क्स पाया उन्होंने, 30, 33, 45, 23, 8, 49, 12, 4 एंड 31। अब हमें क्या करना है, इन मार्क्स से हम क्या करेंगे, कोरिलेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में हम हिस्ट्री के सारे मार्क्स लिख लेंगे इस तरह से। देखो हिस्ट्री के सारे मार्क्स लिख लिए गए, 35, 23, 47, 17, 10, 43, 9, 6, 28। ऐसे ही देखो अलजेब्रा के भी मार्क्स लिख दिए। देखो यहाँ पे अलजेब्रा के मार्क्स भी लिख दिए गए हैं, 30, 33, 45, 23, 8, 49, 12, 4, 31। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबको रैंक देंगे। रैंक का मतलब क्लास में कौन किस पोजीशन पे है। तो हम क्या करते हैं इसमें बेटा, पहले हिस्ट्री वाले मार्क्स को पकड़ेंगे। पहले हम R1 रैंक 1 बनाएंगे हिस्ट्री का। तो अब देखेंगे कि हिस्ट्री में सबसे ज्यादा नंबर कौन सा बच्चा पाया। तो देख के देखो कौन सा नंबर बच्चा ज्यादा नंबर पाया है। देखो यहाँ पे 47, तो 47 का रैंक कितना हो गया, रैंक 1 हो गया। अब देखेंगे 47 से कम नंबर पाने वाला बच्चा कौन सा है, तो आप देखो 43। हिस्ट्री में 43 दूसरे नंबर पे बच्चा है, हमने इसको रैंक 2 दे दिया। फिर ऐसे ही देखो उसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 35 को हमने रैंक 3 दे दिया। फिर 23 को हमने रैंक 5 दे दिया। 28 उससे ज्यादा है, इसको हमने रैंक 4 दे दिया। ऐसे ही हमने यहाँ पे जो 9 बच्चों के जो आपके पास मार्क्स हैं हिस्ट्री के, हमने सब में रैंक दे दिया
सबसे ज्यादा कौन, उसको 1 नंबर, उसके बाद उस वाले मार्क्स को 2 नंबर, उसके बाद वाले मार्क्स को 3 नंबर, उसके बाद वाले मार्क्स को 4 नंबर, उसके बाद वाले मार्क्स को 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे हमने मार्किंग कर। अब इसके बाद अब दूसरे वेरिएबल पे आएंगे, अलजेब्रा वाले वेरिएबल पे आएंगे। अलजेब्रा में भी यही काम करेंगे, हम देखेंगे कि अलजेब्रा में सबसे ज्यादा मार्क्स किसने पाया, तो बच्चे ने 49 मार्क्स सबसे ज्यादा पाए, तो इसको हमने रैंक 1 कर दिया। ठीक है, ऐसे ही फिर देखो रैंक 2 किसने पाया, 45 मार्क्स वाले ने रैंक 2 पाया, तो हमने इसको रैंक 2 कर दिया। ऐसे ही हम यहाँ पे रैंक दे लेते हैं दोनों साइड में, इसी को कहते हैं, पहले रैंक को R1 कहेंगे, दूसरे रैंक को हम R2 कहेंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, रैंक देने समझ में आ गया। एक एक बच्चे के हम मार्क्स लेंगे और उस मार्क्स में जो सबसे ज्यादा नंबर पाया होगा उसको रैंक 1 कर देंगे, उसके बाद वाले नंबर को रैंक 2 कर देंगे, उसके बाद वाले नंबर को हम रैंक 3 कर देंगे। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, अब जो रैंक 1 हमने यहाँ पे दे दिया है और यहाँ पे रैंक 2 दे दिया है, अब इन दोनों रैंक को आपस में घटा लेते हैं। देखो पहले बच्चे का हिस्ट्री में रैंक 3 है, लेकिन अलजेब्रा में रैंक 5 है, तो 3 में से 5 को माइनस कर दिया, 2 आ गया। ऐसे ही सेकेंड स्टूडेंट का हिस्ट्री में 5 रैंक है, अलजेब्रा में 3 रैंक है, इन दोनों को माइनस कर दिया तो 2 आ गया। ऐसे ही देखो इसमें थर्ड बच्चे स्टूडेंट का क्या है, रैंक 1 है हिस्ट्री में और अलजेब्रा में रैंक 2 है, दोनों को हमने माइनस किया तो आंसर 1 आ गया। यहाँ पे 6 दोनों में, इस बच्चे का दोनों में 6 रैंक है, यहाँ पे दोनों रैंक आपस में घट गए, रैंक 0 आ गया, डिफरेंस 0 आ गया। ऐसे ही हम रैंक 1 और रैंक 2 को आपस में घटा लेते हैं, हमें डी मिल जाता है। तो डी माइनस और प्लस दोनों में हो सकता है। ठीक है, आपकी सीट पे मैंने माइनस नहीं लगाया, लेकिन आप चाहो तो अगर घटाने पे -2 आ रहा है तो -2 भी लिख सकते हो, +2 आ रहा है तो +2 भी लिख सकते हो, आप दोनों लिख सकते हो। अब क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम करते क्या है, अब इस डी का हम स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि फार्मूला क्या है 6d स्क्वायर, तो हम डी स्क्वायर कर लेंगे, तो जो डी की वैल्यू आई है हर टेबल में डी के वैल्यू को डबल कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर 2 है इसका स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 0 का स्क्वायर 0 हुआ, बाकी सारे 1 आ रहे हैं, तो सबके स्क्वायर भी 1 हो जाएंगे। ये आपके डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे करना क्या है, हमें यहीं से n और डी स्क्वायर कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे काउंट करो कितने स्टूडेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टूडेंट है, मीन्स n इज इक्वल टू 9 आ गया। तो डी स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, इस डी स्क्वायर का सम कर लेंगे, सबको जोड़ लेंगे, जोड़ कर देखो 4 4 8 8 1 9 हो गया, 10 11 12 आ गया। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया, अब इस फार्मूले में सबकी वैल्यू हम पुट अप कर देंगे, है ना। अब देखो हमने यहाँ पे सॉल्व भी किया है इसको। फॉर्मूला क्या आपका, रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, जब इसकी वैल्यू रख के इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आया, आंसर आ गया +0.9। देख रहे हो, अब 0.9 का मतलब क्या हो गया, जो कोरिलेशन है वो कैसा है, वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -0.9 नहीं आया है, यहाँ पे +0.9 आया है, मींस कोरिलेशन इसका पॉजिटिव 0.9 आया। मैं पहले ही बताया था, फिर मैं बता रहा हूँ कि अगर कभी कैलकुलेट करते हुए आंसर 1 से अधिक आ गया, चाहे वो माइनस में चाहे वो प्लस में, इसका मतलब है कि आपका न्यूमेरिकल गलत हो गया। आंसर हमेशा -1 to +1 के बीच में ही आएगा। ठीक है, कभी भी 1 से ज्यादा नंबर नहीं आएगा, इसका रिजल्ट हमेशा पॉइंट में ही आएगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, तो इस तरह से कोरिलेशन का मैंने न्यूमेरिकल भी आपको बता दिया। अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कहीं पे कोई डाउट है, कोई डाउट हो तो हमसे डिस्कस कर लो। सर इसको टेढ़ा